हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। सर आज हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। 12th के बोर्ड के एग्जाम देती थी ना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी। टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन, कौन सा चैप्टर करना है, कब करना है, मतलब ढेर सारी प्रॉब्लम्स। हाँ मैम, ये तो रहती थी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन से पेपर की प्रिपरेशन पहले करनी है, लास्ट वाले की करे पहले वाले की करे, अगर पहले वाले की पहले कर ली तो लास्ट वाले की कब करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम तो रहती थी मैम, ये तो बात है। तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और हमारे साथ है सौर्या मैम। तो मैम, हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में? सर आज हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। प्रॉब्लम्स मैम, किससे रिलेटेड प्रॉब्लम? अरे सर, जब मैं 12th के बोर्ड के एग्जाम देती थी ना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी। टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन, कौन सा चैप्टर करना है, कब करना है, मतलब ढेर सारी प्रॉब्लम्स। हाँ मैम, ये तो रहती थी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन से पेपर की प्रिपरेशन पहले करनी है, लास्ट वाले की करे पहले वाले की करे, अगर पहले वाले की पहले कर ली तो लास्ट वाले की कब करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम तो रहती थी मैम, ये तो बात है। तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो मैम, सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए बच्चों के लिए। जीत के लिए जुनून होना चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब होना चाहिए। ये आसमां भी उतर आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। अरे वाह मैम, मतलब एकदम जबरदस्त, बिल्कुल बढ़िया। तो ये बहुत अच्छी मोटिवेशन लाइन थी बेटा, तो इससे मोटिवेट होंगे अपन। और इसके बाद मैम, तो अब हम किस तरीके से क्वेश्चंस पिक किया जाए, मतलब क्या कौन कौन से क्वेश्चंस लेने हैं, ये क्या सोचा है? तो सर आपके सामने ये बाउल है और इसमें हमने बच्चों के कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस का हम आंसर करते चलेंगे। तो चलिए आपसे ही स्टार्ट करते हैं। जी मैम, बिल्कुल। लीजिए सर। अच्छा, मेरे को पिक करना पड़ेगा? हाँ जी सर। मेरे को लगा आप करोगे। अरे नहीं सर, आप ही कुछ उठाइए। खतरनाक नहीं होने चाहिए मैम, पता चले कि मैं खुद ही सॉल्व नहीं कर पाऊँ। लाइए सर, मैं रीड करती हूँ आपका क्वेश्चन। तो एग्जाम से पहले क्या क्या करें और कैसे करें? तो मैम, आपका क्वेश्चन है कि एग्जाम से पहले क्या क्या करना चाहिए। तो एग्जाम से पहले कॉमन सी चीज़ है हमारे पास, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं है। देखो, एग्जाम से पहले हमें एक तो ये है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए हमारा सभी सब्जेक्ट का। हाँ, अगर मान लो इसमें मैम कि आपके पास ऐसा है कि भाई कोई एग्जाम ऐसा है जिसमें 5 to 6 डेज या 7 डेज या 10 डेज का ब्रेक है, तो आप अगर कोई एक चैप्टर या किसी एक चैप्टर का पोर्शन आपके पास बचा हुआ है, उतना है, तो वो चीज़ आप उस ड्यूरेशन में भी कंप्लीट कर सकते हो। और अगर एग्जाम से पहले कम दिन बचे हैं अभी आपके पास, तो आपका ये होना चाहिए भाई फर्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में स्टार्ट कर दूं। दूसरा, हमारे पास रिवीजन मतलब पैरेलली चलना चाहिए आपका, बाकी सभी सब्जेक्ट का रिवीजन होना चाहिए। और मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से ये एग्जाम से पहले हो जानी चाहिए आपके 4 से 5 मॉक टेस्ट मिनिमम, कि भाई आपको प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से लिखनी चाहिए चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। एग्जाम से डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। जो नहीं करना चाहिए वो बता देता हूँ मैं, मतलब जो करना चाहिए वो हो गया, बट जो नहीं करना चाहिए वो भी बता देते। एग्जाम से डरने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। हमने पढ़ाई की है, हम बिंदास पेपर को लपेटेंगे। बिल्कुल सर, इसी से ना मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। आपको पता है बच्चों, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था सर, मतलब सेम सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ। तो चलिए, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकाल लिया है, अब अगली प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो अब मेरी बारी है ना? तो मैम बिल्कुल, अब आपके पास तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप पिक करिए कोई बढ़िया सा। चलिए सर। ये क्या लग रहा है मैम, क्या होगा इसमें? देखो, हिंट दे देता हूँ आपको। एग्जाम से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक है। अरे सर, कैसी बातें करते हो, वही तो हम कर रहे हैं। तो मैम, इसमें हमारे पास कि रिवीजन कैसे किया जाए, कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें रिवीजन में इंक्लूड करने चाहिए और किस तरीके से रिवीजन नहीं करना चाहिए, ऐसा ना हो कि टाइम वेस्ट हो जाए। तो वो सारी चीजें, मतलब डू एंड डोंट। राइट। तो सबसे पहले तो सर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो बच्चों को ध्यान रखना है, वो है नोट्स। आपको आपके नोट्स रिवाइज करने बहुत जरूरी है। आपके कौन से नोट्स जो आपने खुद से बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स, उनकी रिवीजन जरूर कीजिएगा। किसी और के नोट्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सर बैक एक्सरसाइजेस भी आती है और इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी आते हैं आपकी एनसीईआरटी के। तो कंप्लीटली सॉल्व करने, मतलब बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स वाले? अरे नहीं नहीं नहीं, सारे थोड़ी करने बैठोगे, इतना टाइम कहाँ है सर इनके पास। वही तो मैं सोच रहा था। तो पता है आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आप जब क्वेश्चंस को रीड करेंगे, अब आप इतना तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं भी कौन सा क्वेश्चन इजी है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है भी जिसमें दिमाग लगने वाला है। तो आपने जिस क्वेश्चन में टाइम लगेगा और जिसमें थोड़ा सा थिंकिंग का यूज होने वाला है, आपकी सोच यूज होने वाली है, उसको सर्कल लगाएंगे।
ताकि पेपर से पहले या पेपर के बीच में जब भी इनके पास टाइम होगा ना स्टूडेंट्स के पास, तो ये क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, देखो इजी क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेते हैं ना, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल के साथ भी आप करेंगे, कॉन्टैक्ट में रहेंगे और आप रिवाइज करते चलेंगे। अब इसके अलावा बताती हूँ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायग्राम्स। बायोलॉजी में आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम ले लीजिए चैप्टर, कितने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। तो वेल नीट क्लीन डायग्राम आपने ड्रॉ करने और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पेंसिल लेकर जाना बहुत जरूरी है, पेंसिल से ही ड्रॉ कीजिएगा, घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी पेंसिल से। दूसरी चीज जैसे फिजिक्स में ले लीजिए सर, वहां पर भी जो आपके डायग्राम है, ठीक है, उसके बाद आपका जितना भी डेरिवेशन वाला सेक्शन हो जाता है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में हो गया या फिजिकल केमिस्ट्री में हो गया, उनको आपने 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। एक बार लिखना है, 2 बार लिखना है, जब तक आप उससे गो थ्रू नहीं हो जाते तब तक उसको करना है, ठीक है। इसमें मतलब मेरे हिसाब से जैसे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी वाली प्रॉपर जो डेफिनेशंस होती है वो भी अच्छे से कर लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत मतलब की पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका इनको ध्यान जरूर रखना होगा, क्योंकि पेपर में देखो आपको आता सब है लेकिन आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, तो उसके लिए रिवीजन जो है बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सर फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज के लिए आप चीट शीट्स बना सकते हो एक ही पेपर पे, जैसे चैप्टर वाइज चीट शीट्स बनाइए, ताकि जब पेपर आ जाएगा तो रिवाइज करने में इजी हो जाएगा आप सभी के लिए। इस चीज का मैम आप अच्छे से बता सकते हो क्योंकि आपने बनाई होगी, मुझे लग रहा है पक्का। बहुत सारी, हर चैप्टर की अलग अलग चीट शीट्स बनाइए। आप जब वीडियोस देखते हो तो बनाते हैं ना, ये फॉर्मूला इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप इसको जरूर फॉलो करना। इस वाले सेक्शन में हम लोग थोड़ा वीक रहते हैं ना, कि मतलब हम लोग, मतलब मैंने तो प्रिपेयर नहीं की थी, हाँ, मतलब चिट्स वगैरह नहीं बनाई है, ऐसा है कि एक पेपर पर लिख दिया बट वो नहीं किया। हाँ, एक पेपर पे लिखना, दैट इज द समरी सेक्शन, एक तरह से समरी हो जाती है पूरे चैप्टर की, हम उसी को यूज कर लेते थे। हाँ, उसको रिवीजन के लिए यूज करना है, बस इतना सही है। तो सर मेरे हिसाब से अब रिवीजन वाला जो क्वेश्चन है रिवीजन वाला तो हो ही गया होगा। चलिए अब आपके क्वेश्चन की बारी है, तो उठाइए सर। मैम इस बार इजी क्वेश्चन होना चाहिए, पिछली अरे बार सर बताओ। डिफिकल्ट हो गया, ये फिर से एग्जाम से ही है कुछ। हाँ जी सर, तो बताइए एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देना कितना इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट तो देखिए मैम, मतलब मैं इसको 2 तरीके से कैटेगराइज करता हूँ, क्योंकि अब जो बोर्ड आ रहा है तो हमारे पास 2 टाइप के बच्चे हैं। एक वो जिन्होंने कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की है, मतलब जैसे जेई सेक्शन, नीट सेक्शन हो गया, एक तो वो है, और एक वो है जो प्रॉपरली बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बोर्ड की मतलब बोर्ड के लिए ही सेपरेटली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो बच्चे तो आई थिंक मतलब हैबिचुअल होंगे पेपर वगैरह देने के, क्योंकि उनके स्कूल में भी रेगुलरली एग्जाम वगैरह होते हैं, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो जेई नीट वाले बच्चे हैं उनका तो कंपलसरी हो जाता है कि आपको एटलीस्ट 4 to 5 टेस्ट तो मॉक टेस्ट देने ही चाहिए। बिल्कुल सही, मतलब उसके बगैर तो आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है अभी, ऑब्जेक्टिव आपकी अप्रोच हो चुकी है, आप ऑप्शंस एलिमिनेट करने में एक्सपर्ट हो, वो सारी चीजें हैं, बट लिखने वाला काम है उसकी प्रैक्टिस सही होगी कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मैम। तो जेई नीट वालों को कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट देने हैं, प्रॉपरली सिलेबस कंप्लीट करके दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर प्रॉपर 3 आवर्स का जो आपका एग्जाम होता है उतना ही ड्यूरेशन लेके करोगे तो बेटर प्रैक्टिस होगी। बिल्कुल सही सर, प्रेजेंटेशन जो है वो तो 4 चांद लगा देगा आपके पेपर में, और ऐसे नॉर्मल लिख कर आओगे तो फिर नंबर भी वैसे ही मिलेंगे। वही मॉक टेस्ट को प्रॉपरली वैसे ही इन्वायरमेंट में दे। हाँ, मॉक टेस्ट देते टाइम मेरे को जो लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसा ना करे कि 1 आवर का भी दे लेता हूँ, 1 आवर बाद में, वो बाद में, वही आपके पास इन्वायरमेंट सेम वैसा ही हो जैसा कि आपका फाइनल एग्जाम में मिलने वाला है। तो उसी तरीके से अगर अप्रोच करोगे बेटा तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपका टाइम मैनेजमेंट वाली जो इश्यूज आते हैं वो भी काफी हद तक कवर हो जाती है चीजें। इसी से सर एक बात याद आई मुझे, हमारे इसी चैनल पर मॉक टेस्ट से रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, सैंपल पेपर डिस्कशन भी होगी, तो वो इसका फायदा भी उठा सकते हैं। साथ साथ वैसा ही एनवायरनमेंट होगा जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आपको हेल्प भी। हाँ, मतलब उसमें ऐसा कर सकते हैं जिन बच्चों ने, मान लो कि अगर बाई चांस पेपर पहले से अटेम्प्ट किया हुआ है तो वो लोग भी साथ के साथ पहले से सॉल्व कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया तो आपके पास सामने पेपर आएगा, देन आप सॉल्व करिए साथ के साथ, कुछ क्वेरी है तो साथ के साथ रिजॉल्व हो जाएगी, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल तो इसका फायदा जरूर उठाइएगा। तो मैम अब फिर आपकी टर्न है, तो आप पिक करिए क्वेश्चन। अरे सर पता नहीं क्या क्वेश्चन आने वाला है, लीजिए सर रीड कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपके पास कि मैम पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे पास, पीवाईक्यू पेपर्स, तो उनका कितना इंपॉर्टेंस होता है हमारे बोर्ड की प्रिपरेशन में, वो चीज आप बच्चों को थोड़ा एक्सप्लेन करिए मैम।
देखो बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो हमें एक पैटर्न पता चल जाता है भी पेपर किस प्रकार का आने वाला है, ये बहुत ठीक बात जरूरी है, ये है। तो सही हमें बात ये है तो पता चले पेपर में कैसे पूछे जाएंगे, कितने मार्क के क्वेश्चंस है, क्या हिसाब होने वाला है, वो सब पता चलेगा। उसके बाद सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि अब हम फिजिकल केमिस्ट्री ले रहे हैं, ठीक है, या इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक तो हमें पता है थ्योरेटिकल है, ठीक है जी। तो वहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अगर आप एक बार रीड कर लेंगे, एक बार सॉल्व कर लेंगे, तो आपका जो थ्योरी वाला सेक्शन है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। ये ये plus point बहुत है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं जब पढ़ते हैं ना चैप्टर, थ्योरी वाला पोर्शन स्किप कर देते हैं, भी ये तो समझ आ ही गया है। हाँ, ये तो रहता है। तो उसमें हमें पैटर्न पता चलेगा, लिखना कैसे वो इजी हो जाएगा। सिमिलरली फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी स्पेशली, तो उसमें आपको थ्योरी लिखनी होती है, तो आपको मेजर की पॉइंट्स पता चलते रहेंगे भी किस प्रकार से आपने करना है। और मुझे तो मैम ऐसा रहता था कि जब जैसे मान लो फिजिकल केमिस्ट्री वाले जो भी चैप्टर्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स में बना लेता था, उसकी प्रिपरेशन रहती थी, डेरिवेशन भी पता ही है कि भाई इधर से आएगा, बट उधर से जैसे ही थ्योरी का क्वेश्चन आता था थोड़ा डर का माहौल बना रहता था। तो मेरे को लगता है कि वो जो थ्योरी वाले जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो वाली चीज शायद पीवाईक्यू जितनी भी अगर मैं करूंगा अटेम्प्ट, तो वो वाली चीज शायद उधर कवर हो जाएगी सब पूरी। हो जाएगी प्रॉपरली। अगर आप जितने भी प्रीवियस ईयर है उठाएंगे तो आप खुद देखेंगे, कोरिलेट कर पाएंगे भी क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और कई बार तो रिपीट भी होते हैं, तो देखो बहुत और बेनिफिट है। एक शायद ये प्लस पॉइंट भी बनता है कि आपको ये भी पता लग जाता है कि यार इस पर्टिकुलर चैप्टर से है ना जो थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा है वो इतने मार्क्स का आ रहा है, मतलब 1 मार्क्स की कैटेगरी में आ रहा है या 2 मार्क्स की में आ रहा है, तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फिर दूसरा थ्योरी का छोटा ही क्वेश्चन बनता है। ये भी मुझे लगता है कि मैम मतलब काफी यूजफुल रहता है बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से अब प्रीवियस ईयर का आपको क्लियर हो चुका होगा, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। चलिए सर अब आपकी टर्न है, उठाइए। अच्छा, ये तो मैम टॉफी आ गई, अब तो मैं ये खाऊंगा। अरे सर आप अकेले क्यों खाओगे सर, मैं भी हाँ, खाऊंगी, ये मतलब आपकी है ना। चॉइस अब है। बच्चे कहेंगे अरे क्या भाई, बच्चों के लिए भी भेज देंगे, इतना क्या है। आपके लिए भी भेज देंगे आप लोग। एग्जाम के बाद या पहले? एग्जैक्टली, नहीं नहीं बाद में, अरे अच्छा देकर आएंगे पेपर, अच्छा, तो रिजल्ट, ट्रीट भी तो अच्छा बनती सेलिब्रेशन है। में करते हैं, सेलिब्रेशन में ये ठीक रहेगा। ये अभी तो बनता अपन है। करते हैं। चलो चलो, तो सर क्वेश्चन भी उठा लो ना सर एक। मेरे को लग रहा है कि एक और उठा लेता हूँ मैं टॉफी। चलिए, तो सर अब बच्चों का क्वेश्चन ही है भी पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। पेपर पेन से मैम? अरे सर पेन से अटेम्प्ट करना है पेपर तो? पेन से अटेम्प्ट तो कर लेंगे, लेकिन टीचर नंबर भी तो अच्छे दे। अच्छा, वो वाली बात पूछ रहे हो और आप? क्या 80 मार्क्स थोड़ी लेने हैं उन्होंने, पूरे नंबर नहीं, लेकर आने अरे हैं। मतलब पीडब्ल्यू के बच्चे पूरे और क्या 95 प्लस, एग्जैक्टली ये टारगेट तो है। उन्हें बताइए भी किस प्रकार से क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो देखो यार, पेपर अटेम्प्ट करने के दो तरीके होते हैं मेरे हिसाब से, मतलब दो टाइप की कैटेगरी होती है। एक तो मान लो मेरे टाइप की, जो मतलब एवरेज स्टूडेंट या अबाउ थोड़ा एवरेज, और एक होते हैं मतलब कि हाँ भाई सारी चीजें पहले से ही आई हुई है। तो अगर जिनको पहले से आ रखा है, तो जो सबसे बड़ा डाउट आता है कि यार एग्जामिनर क्या सोचेगा मैं जब पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मतलब कि भाई बड़े क्वेश्चंस पहले कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि यार इसको छोटे क्वेश्चन नहीं आते, तो एग्जामिनर ये तो नहीं सोचेगा, या फिर मैं स्टार्टिंग से सीक्वेंस से करूं। तो अगर आपको सारे क्वेश्चंस, देखिए सबसे पहले पेपर आपके पास मिलता है, तो ये नहीं कि आप रैंडमली उठा के सॉल्व करने लगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए और आप देखिए कि आपको कौन सा पोर्शन अच्छे से आता है। एग्जैक्टली और मुझे लगता है कि आपको पूरा ही आएगा, क्योंकि अपन ने प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है। तो अगर आपको पूरा आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से लेके एंड तक जाइए, पूरा अटेम्प्ट करिए। अगर आपने जब मॉक टेस्ट दिए हैं और आपको लगा है कि मेरे को कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि पेपर में टाइमिंग का इश्यू आ जाता है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि अगर बाय चांस स्किप होगा तो छोटे मतलब 1 मार्क्स का होगा, Exactly. और उसमें मैं अगर कुछ थोड़ा बहुत लिख दूंगा ना तो भी मेरे को हाफ मार्क्स मिल जाता है। मेजर सेक्शन कवर हो जाएगा, हम ये कह मेजर सकते हैं। सेक्शन कवर हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहे हमारे पास कम हो, बट ज्यादा मार्क्स का कवर हो जाएगा। तो वाली चीज होती है। और आप ये ना सोचे कि भाई यार मैं 1 से 9 तक गया, 10 मुझे नहीं आता है और मैं फिर भी 10 कर रहा हूं क्योंकि मेरे को 11 12 आ रहा है तो सीक्वेंस है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 9 तक करिए। 10 नहीं आता है साइड में रखिए, आप 11 12 करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब उसका उसकी कोई जगह issue नहीं छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और टेंशन नहीं लेनी इस टाइम पर। कई बच्चे सोचते हैं अरे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन को सही से रीड करना है कि मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन मैथ्स सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स में मान लो अगर वो वेक्टर पूछ रहा है और आप वहां पर स्केलर लिख के आ रहे हो तो बेटा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे,
फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, मैं फिजिक्स की बात करूं, तो वहां पर दो इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं बहुत ज्यादा, वो है यूनिट्स का। कि आप जब फाइनल एग्जाम लिख रहे हो तो Right. उसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जामिनर की नजर जाएगी ही जाएगी वहां पर। आंसर को बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स में हाँ, बनाओ। exactly. हाँ, ड्राइंग नहीं करनी है वहां पर कि अपनी पूरी पेंटिंग ये कर बना दे, क्लाउड्स इसने, नहीं है ना, बनाकर वो आने, नहीं बनाना। स्क्वायर बॉक्स होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको, जब आप प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो या रिएक्टेंट है, तो बेटा आपको उनका IUPAC नेम लिख के आना है। उसके मार्क्स होते हैं, प्रोडक्ट के नेम के तो होते हैं। तो अगर आपको आता है तो लिखना है, नहीं आता तो जबरदस्ती भी नहीं करनी है कि रॉन्ग लिख के आ जाए, क्योंकि रॉन्ग तो पक्का देखेगा। आधा नंबर कट जाएगा हाँ वहीं बिल्कुल, पे। वो नहीं करना है। और बायोलॉजी वगैरह, या फिर जैसे मान लो कि बायोलॉजी में भी डायग्राम वगैरह बना रहे हो, तो बिल्कुल नीट बनाने हैं, पेंसिल से बनाने हैं। टीचर देखता है ये चीज, क्योंकि मैम, जब मतलब हुआ क्या था कि जब मैं खुद पढ़ता था 12th क्लास में, तो मेरे जो प्रोफेसर्स थे, तो वो वही लोग थे जो एग्जाम चेक करते थे। तो उन्होंने मुझे ये पॉइंट्स बताए थे कि हम लोग क्या क्या देखते हैं। राइट राइट। तो ये चीज हो गया। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप फिजिक्स में या फिर मैथ्स में या फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह में फॉर्मूला लिख रहे हो, तो फॉर्मूला जैसे मान लो आप डेंसिटी वगैरह का लिख रहे हो, जो भी है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि आपको मीनिंग लिखना होगा कि भाई डेंसिटी में मान लो आपने स्मॉल m यूज किया, तो यहाँ पर स्मॉल m क्या है। अगर आप वो साइड में नहीं लिख रहे हो तो वहां भी टीचर मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। Where D is equals to A, M is equals to A, V is equals to A, you should mention all of these things. बिल्कुल बिल्कुल, Right. ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत एक इंपॉर्टेंट सर है। पॉइंटर मुझे भी याद आया, जैसे बायोलॉजी है आपका, थ्योरेटिकल सेक्शन होता है वहां पर, तो अब रीजन पूछा गया बच्चे से और बच्चा डिफाइन कर रहा है, नंबर कट जाएंगे। आपसे जो पूछा गया है, जितने मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा गया है, उस अकॉर्डिंगली ही आंसर करना। हाँ, मतलब ये भी नहीं करना है कि एक मार्क्स का क्वेश्चन हो, पूरा पैराग्राफ फिल कर paragraph दिया भर दिया, आपने। नहीं, नहीं। तो उससे एक तो एग्जामिनर के ऊपर मतलब नेगेटिव इफेक्ट जाएगा आपका, दूसरा ये टाइम भी वेस्ट होगा, हो सकता है बाद में टाइम एग्जैक्टली, ना फिर बचे। पेपर छूट जाएगा, फिर बाद में आप लोग कहोगे पेपर पूरा नहीं हुआ। तो बिल्कुल ये बिल्कुल, चीज़ों का ध्यान ये रखना। वाली चीज है। तो मैं, मेरे को लगता है कि ये सारी चीजें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी होती है बेटा लोग, है ना। तो चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो मेरी ये तो बारी अब तो है। आपकी बारी है मैम, और इस बार मैं आपको कैंडी तो नहीं खाने दूंगा, तो आपको ये चलिए। क्वेश्चन ही पिक कीजिए। अरे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम आई है सर, पढ़िए चलिए। प्रॉब्लम मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास टाइम, मतलब ये मेरे हिसाब से मेजर क्वेश्चन है बच्चों का। टाइम मैनेज नहीं होता दोनों ही जगह, पेपर में भी नहीं हो पाता है, पेपर से पहले भी नहीं हो पाता है। कि जैसे मान लो कि मैंने पूरे दिन का प्लान कर रखा है कि भाई ये काम करना है, हो ही नहीं रहा। सोचा ये है कि 3 चैप्टर का रिवीजन करना है, 1 चैप्टर भी नहीं हुआ पूरा। तो उस चीज को कैसे मैनेज करें, क्योंकि अगर वो काम पूरा नहीं हो पाता है ना, तो प्रॉब्लम ये रहती है कि फिर नेगेटिविटी आने लग जाती है माइंड में कि यार हो ही नहीं रहा, कैसे होगा। तो मैम ये वाला चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करिए बच्चों के लिए। ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट खुद ही वर्ड आपको समझा रहा है, मैनेज करके चलना है, वरना भाई तुम पीछे रह जाओगे, सबसे पीछे रह जाओगे, पूरे साल की जो मेहनत करी है सब वेस्ट हो जाएगी। तो टाइम को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम प्लान बना सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं। अब सर शेड्यूल बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, 4 दिन पढ़े हैं, एक दिन में पूरा मैंने कर दी केमिस्ट्री खत्म, एक दिन में फिजिक्स, एक दिन में मैथ्स। आप इनको बढ़िया वाला बताओ, मतलब ऐसा नहीं, मतलब एकदम बढ़िया ये वाला। करोगे तो फिर रह जाओगे पीछे, क्योंकि करना वो है जो पॉसिबल हो, ठीक है, जिसको आप कर पाए। आपको अपनी क्षमता देखनी है, आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, पहले आपको ये कैटेगराइज करना होगा, ये देखना होगा। अब आप पढ़ नहीं सकते हो 8-8 घंटे और 8-8 घंटे का शेड्यूल बना रहे हो, तो भाई फिर नहीं हो पाएगा ना। प्रॉब्लम है फिर, और फिर अगर काम नहीं हो पाया तो फिर नेगेटिविटी आती है। हमने कुछ प्लान कर रखा है और वो चीज नहीं होती, देन नेगेटिविटी आती है, ये तो है। एग्जैक्टली। तो अगर आपको पता है भी आप 6 घंटे पढ़ सकते हैं, तो आपको उसको खुद से डिवाइड करना होगा। अब सर बता दें, मैं बता दूं, उसका कोई फायदा नहीं है। हम आपको तरीका बता सकते हैं आप कैसे कर सकते हो। जैसे कि सर मेरे पास एक आइडिया है, अब दिन में देखो इनको 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप। जैसे मॉर्निंग हो गया, ठीक है, ऐसे ही आफ्टरनून हो गया, ऐसे ही इवनिंग का टाइम हो गया, ऐसे ही आपका जो डिनर का टाइम है, मतलब इस तरह से ये ठीक है, मतलब स्लॉट्स में डिवाइड कर मतलब सकते हैं। ये है कि थोड़ा इससे के बीच में ब्रेक भी मिल जाएगा बच्चों को Exactly. प्रॉपरली, जिससे कि कंसंट्रेशन अच्छी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली 6 रहे आवर्स पढ़ रहे हो, Right. देन फिर दिमाग में अंदर जाने ही चीजें बंद हो गई है। वही तो वो वाली मतलब चीजें। हमें टाइम ऐसे नहीं करना। अभी मैंने आपको बोल दिया 9 से 12 पढ़ना है, भाई पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 12 से 3 पढ़ना है, ये नहीं करना। टाइम ऐसे डिवाइड करो, सुबह के टाइम पे भाई एक सब्जेक्ट लिया, दोपहर के टाइम पे एक सब्जेक्ट, शाम को एक, और रात को सर
मॉक टेस्ट उठा लीजिए। तो सर फोर्थ जो है हमारा स्लॉट, हम वो किस चीज को दे सकते हैं? हम दे सकते हैं ऐसे टॉपिक्स को जो कि इजी है, क्योंकि पता क्या है, दिन के हम पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, थक जाते हैं, है ना? तो हाँ, मतलब स्टार्टिंग में थोड़े ऐसे सब्जेक्ट लो जब आप मतलब आपका दिन स्टार्ट हो रहा है। आपका दिन हो सकता है किसी स्टूडेंट का 4 to 5 AM भी स्टार्ट हो जाए, किसी को लेट नाइट तक स्टडी करनी है तो हो सकता है उसका 7 to 8 AM पर स्टार्ट हो, 7 बजे 8 बजे 7:30 जो भी है आपका टाइम। तो जब स्टार्टिंग के 2 सेशन है तो उसमें आप टफर जो आपको लगते हैं, टफर साइड में जो सब्जेक्ट लगते हैं कि यार ये वाला पोर्शन थोड़ा टफ है, तो स्टार्टिंग में ले लो, क्योंकि कंसंट्रेशन अच्छी रहती है तो अच्छे से चीजें हो जाएंगी। और लास्ट में धीरे धीरे थोड़ा इजी वाली साइड, और जैसा कि आपने लास्ट में बोला बिल्कुल बढ़िया कि जो आपका सेशन लास्ट वाला जो आपने रखा है तो उसमें रिवीजन कर लो जो पहले से पढ़ रखा है, तो जिससे कि इजी से चीजें हो भी जाएंगी, पढ़ रखी दिमाग में भी जाएंगी और टाइम भी यूटिलाइज हो लगाना जाएगा। पड़ेगा, प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा और टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, सिलेबस भी हो जाएगा। एग्री मैम। इसी से सर मेरे को एक टाइम मैनेजमेंट से याद आया, भी नींद भी बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके काम पे इफेक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर मान लो कंटिन्यूअसली आपका बाई चांस सिलेबस वगैरह कुछ थोड़ा बहुत आपको लग रहा है आगे पीछे हो गया और कंटिन्यूअसली 2 रात आपने 3-3 4-4 घंटे की नींद ले रहे हो और फिर अगर उसकी वजह से बेटा हेल्थ इश्यूज आते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो मिनिमम 6 to 7 आवर्स की स्लीप तो होनी चाहिए, जरूरी है, इतनी तो हाँ। चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा जो मतलब मैंने कहीं पर सुना था, बहुत अच्छा लगता है मेरे को और मैं अपनी लाइफ में भी इस चीज को ऐड किया है मैंने। वो ये है कि टाइम अगर आपको मैनेज करना है तो सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है सर ये। और ये वर्ड जितना इजी लगता है ना उतना ही मतलब ओपन स्टेटमेंट है। तो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे करना है उसके बेटा 3 की पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला है कि इंजेक्ट योर सेल्फ विद विटामिन एन। यहां पर जो एन है वो हमारे पास सिंपल है कि लर्न टू से नो। एग्जैक्टली। कि जैसे मान लो कि आपने बताया कि मैम 4 स्लॉट बनाने हैं और 3-3 आवर्स के स्लॉट है या जितना भी है, तो उन 3 आवर्स के स्लॉट में 2 आवर्स की स्टडी की और उसके बाद मान लो आपका फ्रेंड आ गया कि यार मैं अभी पढ़ाई करके मतलब मेरे को ब्रेक लेना है, तू भी ब्रेक ले ले, तो उस चीज को नो बोलना, आपके मन को नो बोलना कि नहीं यार अभी 3 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए तो उसको मना करना है कि अभी नहीं जाना है ये अपन मत को। सोचना भी फ्रेंड गुस्सा हो जाएगा, अरे तुम पेपर के बाद खेलने चले हाँ। जाना, उनके साथ एंजॉय कर लेना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पेपर जरूरी है। दूसरा है कि अपनी प्रायोरिटीज राइटली फिक्स करो कि भाई ये मेरी प्रायोरिटी है, सबसे पहले जो आपने स्लॉट्स वगैरह कर रखे हैं, देन मेरे को ब्रेक देना है। ये नहीं कि जब आप ब्रेक ले रहे हो तब भी मोबाइल में गेम्स वगैरह खेल रहे हो, वो नहीं करना है, क्योंकि आपके माइंड को फिर रिलैक्स नहीं मिलेगा। सॉन्ग वगैरह सुन सकते हो, मतलब वो चीज हो गई। पेरेंट्स से बात कर सकते हैं सर, मतलब आपको बिल्कुल। मोटिवेशन चाहिए तो आप कहीं से भी मोटिवेशन ले सकते हैं, पॉजिटिव लोगों से बात कीजिए, आपको मोटिवेशन मिल बिल्कुल, जाएगा। मैम की शेरो शायरी ले सकते हो आप मोटिवेशन के लिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्लेन करना अवॉइड करो। मतलब अगर आप कंप्लेनिंग करना स्टार्ट कर दिया ना तो देन एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर दिया खुद को या दूसरे को कि इस वजह से मैं काम नहीं कर पाया, तो आप कभी भी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे। Exactly. तो ये 3 चीजें अगर आप ये 3 चीजें ऐड ऑन कर लेते हो अपनी लाइफ में तो आप सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे। ये मैं सिर्फ आप एग्जाम के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बेटा आपकी पूरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर सक्सेसफुल इंसान है, जो भी आप देखते हो जिसको आइडल मानते हो, वो सेल्फ डिसिप्लिन रहा है अपनी लाइफ में। तो ये मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है जब टाइम को मैनेज करते हो आप। मेरा मानना है सर, मेहनत कर रहे हो तो ऐसे करो भी कल को गिल्टी ना फील हो भी, अरे यार ये नहीं कर पाए, यार ये कर लेते तो कुछ और ही जिंदगी होती। बिल्कुल, गिल्ट तो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसको बचा लो, टाइम बहुत प्रेशियस है। बिल्कुल, मतलब जो भी काम कर रहे हो ऐसा करोगे कि उस काम को अपने से बेहतर कोई ना कर सके। एग्जैक्टली। और ये वाले एफर्ट्स होने चाहिए। 100% दे दो भी, बाद में ना अगर कहीं से भी इधर उधर से भी तुम्हारे अगर कम नंबर आ भी रहे हैं तो ये ना लगे भी अरे मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने पूरी मेहनत करी थी और मेरे को इस पे अपने आप पे गर्व है। अरे सर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल मैम। चलो उठाइए सर। मैम अब क्वेश्चन वोश्चन नहीं है इसमें, अब तो खाने पीने की चीजें हैं, ये खाने वाली चीजें। मतलब अब हमें बच्चों को पढ़ने भी देना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है, पढ़ाई का टाइम हो गया है, तो चलो सर एंड करते हैं। नहीं 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 मैम, ऐसे नहीं चलेगा, खाली नहीं जा सकते आप। मतलब अभी मैम आपको क्या करना है कि बच्चों के लिए एक मैसेज देना है, मोटिवेशन टाइप का हो कुछ इस टाइप से, वो आप पर डिपेंड करता है। चाहे तो आप कोई शेरो शायरी हो जाए, बहुत अच्छी शेरो शायरी सुनाते हो, कोई कहानी भी बता सकते हो कोई बढ़िया सी, तो वो कर दीजिए मैम। ऐसे तो नहीं सर, मैं सुनाऊंगी। अगर देखिए कंडीशन है, अगर मैं शायरी बच्चे आके बोले ये कंडीशन है, मैं बोल रही हूँ ये कंडीशन है ना, बच्चों बनता है ना। देखो अगर मैं शायरी सुनाऊंगी तो सर आपको भी शायरी सुनानी होगी, अगर मैं स्टोरी सुनाऊंगी तो सर आपको भी स्टोरी सुनानी मैम आप सुना रहे हो तो मैं क्या ही सुनाऊंगा। नहीं 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 नहीं, कंडीशन अप्लाइड बोलो। क्या बोलते हो, हाँ कर दे।
चलो ठीक है चलो मैम, चैलेंज ठीक है, एक्सेप्टेड। ठीक तो देखिए अब मैं, चलिए आपका काम थोड़ा आसान कर देते हैं ना, स्टोरी सुना देते हैं। वाह, और आसान, वाह सही, चलो कोई नहीं, नहीं। अब देखते हैं। हाँ चलिए, तो मेरे शिमरिंग स्टार्स यानी कि, चमकते हुए सितारों। हाँ जी, तो ध्यान से सुनिएगा। ये स्टोरी है एक राजा की। अब राजा, आपको पता ही है राजा को होता है भी मैं बन ठन के रहूं, है ना। तो राजा क्या था, राजा को थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, आईज में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से एक आंख काम नहीं करती थी, और लेग में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से एक लात उनकी खराब थी। क्या होता है भी, वो जो एक उनके यहाँ गैलरी टाइप बना होता है, वहाँ जाते हैं और देखते हैं मेरे परदादा की फोटो लगी हुई है, दादाजी की फोटो लगी हुई है, सबको देख के कहते हैं भी जब मैं यहाँ पे मर जाऊंगा ना तो मेरी फोटो यहाँ पर आएगी और मैं तो बहुत गंदा लगूंगा, क्योंकि मेरी तो एक आंख भी खराब है, एक लात भी खराब है। तो वो ना कुछ सोचता है, कहता है ऐसे नहीं, मैं, मेरे जो आगे आने वाले बच्चे होंगे वो तो हंसेंगे मेरे पे, ऐसे कैसे हंसेंगे, मैं तो राजा हूँ। वो क्या करता है, एक पेंटर को बुलाता है, पेंटर को सर वो कहता है भी तू मेरी पेंटिंग अच्छे से बनाना, भी जब भी मुझे कोई देखे ना तो वो कहे क्या राजा था, कितना सुंदर राजा था, है ना। तो अब पेंटर को वो एक शर्त रखता है भी मेरी पेंटिंग वही बनाएगा जो मुझे सुंदर दिखाएगा, ये वरना तो वरना मतलब काफी डिफिकल्ट टास्क हो गया, गला मतलब ये काट तो। देगा, वरना वो सर ये भी तो देखो अच्छा। ना। हाँ, उसकी टाई टाई फिश हो जाएगी। तो अब पता क्या करते हैं, अब सारे पेंटर्स डरने लग जाते हैं, लेकिन एक पेंटर आता है उनके बीच में से निकल के, जो कहता है भी मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। वो कहता है मैं पेंटिंग बनाऊंगा, तो वो कहता है देख ले वरना तेरा गला कट जाएगा। अब सर वो क्या पेंटिंग बनाता है, पेंटिंग में कंडीशन क्या थी भी राजा सुंदर लगना चाहिए। अब राजा की कमजोरी क्या थी, उसकी आंख में प्रॉब्लम थी और लात में प्रॉब्लम थी। तो पेंटर बहुत ही अपना माइंड जो है स्मार्ट वर्क करता है और राजा का साइड पोज बनाता है घोड़े के ऊपर। वो घोड़े पर बैठा है, अब उसकी जो लात जो कि खराब थी वो दूसरी साइड होती है और जो आंख जो खराब थी वो भी दूसरी साइड होती है, उसका साइड पोर्शन आता है। तो राजा बहुत इंप्रेस हो जाता है। तो इससे बच्चों आपने क्या सीखना है, लाइफ में आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, पहली बात तो उससे भागना नहीं है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखो जो डर जाता है ना वो कायर होता है, और हम डरने वालों में से नहीं है। पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स डरते नहीं है, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद आपने स्मार्ट वर्क वहां लेकर आना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हार्ड तो वर्क सभी बिल्कुल करते जरूरी हैं, है ना। स्मार्ट वर्क करो और फिर देखो रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो अभी एंड करते हैं मैम। ये नहीं, अरे सर की भी तो अच्छा, रहेगी चैलेंज स्टोरी। एक्सेप्ट करने वाला भी आप बोलोगे डर गए। हाँ बताइए बताइए। तो ठीक है, सुनाता हूँ मैं एक कहानी है, मतलब जब महाभारत लिखी गई थी तब की कहानी है, मैंने पहले भी सुनाई है शायद बच्चों को किसी बैच में। तो कहानी में ऐसा है कि जब महाभारत लिखी जाने थी तो जो वेद व्यास जी है वो देख रहे थे कि भाई कौन अच्छे से लिख सकता है। तो ऐसे ही चलते गए चलते गए चलते गए और श्री गणेश जी के पास पहुंच गए। तो गणेश जी महाराज के पास जब पहुंचे तो उन्होंने बोला कि भाई ये लिखना है, तो गणेश जी बोले हाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कि एक छोटी सी शर्त है, और बोलते कि शर्त क्या है। तो बोले शर्त यह है कि जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना तो उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली बोलता रहूंगा, आप बीच में रुक नहीं सकते, मतलब जब अपना पूरा हो जाएगा ना तभी आप रुक पाओगे, उससे पहले नहीं रुकोगे। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे अपन ये काम। तो वो मतलब वेद व्यास जी बोल रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं, कंटिन्यूअसली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर होता क्या है मैम कि बीच में वो जो मतलब जिस भी कलम से लिखते हैं वो टूट जाती है, तो फिर अब तो नहीं लिख सकते वो, बट उन्होंने मतलब वचन दिया हुआ है और मतलब पूरा करना होगा। पूरा करना है। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो एक दांत है वो तोड़ा और देन उसमें मतलब इंक में उसको डुबो डुबो के देन पूरा वो महाभारत पूरा लिखा था। तो ये चीज थी। तो अब इससे हमें और बच्चों को क्या सीखने को मिलता है कि अगर कोई काम अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस काम में चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए, अगर हमने खुद से ये वादा किया है, सामने वाले किसी पर्सन से वादा किया है कि ये काम हमें करना है, फॉर एग्जाम्पल कि हमें 4 सिटिंग में 3 आवर्स का तक पढ़ना है, तो उसमें चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आए, हमारा बीच बीच में मन करेगा यार खेलने चल लेते, नहीं, वो नहीं करना है। हमें कितनी भी डिफिकल्टी आए बट एंड तक जाना है, वो काम पूरा करना है, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आए। तो इस चीज से मतलब इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है मैम। बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो अब मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स आप मोटिवेटेड भी हो गए, तो चलिए पढ़ाई का टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैम अभी अपना सेशन काफी लेंथी हो गया है, बच्चों को पढ़ाई भी करनी है, तो अभी आप अपने चमकते हुए सितारों के लिए कुछ बोले। हाँ, तो मेरे शिमरिंग स्टार्स, अब आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।